बारिश अब मानो आसमान से टूट कर गिर रही थी। हर बूंद सड़क पर इस तरह टकरा रही थी जैसे आसमान भी आर्या की हालत देखकर चीख रहा हो। बिजली चमकी और कुछ क्षण के लिए चारों लड़कों के चेहरे साफ नजर आए। नवीन के गाल पर वह ताजा दांत का निशान, राजू की क्रूर मुस्कान, फैसला की लाल जलती हुई आंखें और कमल का डर से सफेद पड़ा चेहरा। आर्या जमीन पर पड़ी कांप रही थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। उसके गाल पर थप्पड़ का दर्द अब भी जल रहा था और होंठ से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसुओं के साथ साथ आग भी जल रही थी। नवीन दर्द से कराहते हुए बोला, साली ने मुझे काटा, अब मैं इसे और भी बुरी सजा दूंगा। राजू ने उसकी बाहें कसकर पकड़ी हुई थीं। फैसले उसके पैरों पर बैठा था और शराब की गंध उसके नथुनों में भर रही थी। आर्या ने छटपटाना बंद नहीं किया। उसका पूरा शरीर मिट्टी और खून से सना हुआ था, लेकिन उसकी आवाज अब भी टूट कर निकल रही थी। प्लीज छोड़ दो मुझे, भगवान के लिए छोड़ दो। कमल एक ओर खड़ा था। उसके पैर कांप रहे थे, जैसे जमीन उसके नीचे से खिसक रही हो। उसके मन में बार बार वही सवाल उठ रहा था, क्या हम सच में इंसान हैं या जानवर बन चुके हैं? लेकिन उसके बाकी तीन साथी हवस और नशे में इस कदर डूबे थे कि उन्हें किसी की दया, किसी की चीख सुनाई ही नहीं दे रही थी। बिजली फिर से चमकी और उसी पल दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। आर्या की सांसों में एक क्षण के लिए उम्मीद की हल्की सी लौ जगी। उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, बचाओ, कोई है क्या, बचाओ। लेकिन राजू ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख दिया। चुप रह कमीनी, तेरी आवाज अब इस बारिश में गुम हो जाएगी। नवीन उसके चेहरे के बेहद करीब आ चुका था। उसने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसे ऊपर उठाया और बोला, तूने सोचा होगा तेरे सपने पूरे होंगे, शहर जाएगी, जॉब करेगी, लेकिन आज की रात तेरी सारी कहानियां खत्म हो जाएंगी। आर्या की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को हारने नहीं दिया। उसने होंठ हिलाकर धीमे से कहा, तुम लोग इंसान नहीं, शैतान हो। फैसल ने ठहाका लगाया और बोला, शैतान ही तो मजा देता है मासूम रानी, आज तू देखेगी असली शैतानियत। इतना कहकर उसने फिर से बोतल से एक घूंट लिया। शराब की बूंदें उसके होंठों से टपक कर आर्या के चेहरे पर गिरी। वह घृणा से कांप उठी, लेकिन तभी अचानक कहीं पास से पायल की झंकार सी आवाज आई। चारों लड़के एक पल को रुक गए। बारिश की आवाज के बीच वह झंकार बहुत हल्की थी, लेकिन साफ थी। कमल ने चौंक कर कहा, भाई ये कैसी आवाज है, यहां तो कोई नहीं रहता। नवीन ने गुस्से से उसे घूरा, साला तू हर वक्त डरता क्यों है? कोई आवाज नहीं थी, बारिश में तेरा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन आर्या ने वह आवाज साफ साफ सुनी थी। उसकी आंखों में आशा की एक हल्की सी चमक आ गई। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, कोई तो आ जाए, मुझे बचा ले। राजू ने उसकी कलाइयों को और कसकर पकड़ा और बोला, अब और ड्रामा मत कर, चल खत्म करते हैं काम। नवीन उसके ऊपर झुकते हुए बोला, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। जैसे ही उसने यह कहा, अचानक बिजली इतनी जोर से कड़की कि चारों लड़कों ने पल भर के लिए आंखें बंद कर लीं। उसी क्षण सड़क के दूसरे छोर से एक लालटेन की रोशनी चमकी। कमल ने कांपते हुए कहा, भाई कोई आ रहा है। वह रोशनी धीरे धीरे पास आती जा रही थी। उसके साथ कदमों की आवाज भी थी, भारी ठोस कदम। नवीन ने भौहें चढ़ाकर देखा, कौन कमीना है जो इस वक्त यहां घूम रहा है? जैसे ही रोशनी पास आई, एक बुजुर्ग आदमी का चेहरा दिखाई दिया। सफेद दाढ़ी, सिर पर गीली पगड़ी और हाथ में पुरानी लालटेन। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। आर्या की आंखों में जैसे जिंदगी लौट आई। उसने पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश की, बाबा बचा लीजिए, प्लीज बचाइए मुझे। नवीन ने तुरंत उसके मुंह पर फिर हाथ रख दिया, लेकिन आवाज निकल चुकी थी। बुजुर्ग आदमी ठिठक गया। उसने अपनी आंखें मिचमिचाकर देखा, कौन है वहां? उसकी भारी आवाज बारिश के बीच गूंजी। चारों लड़के एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फैसल ने बड़बड़ाते हुए कहा, साला बूढ़ा आ गया बीच में। राजू ने गुस्से में कहा, भाई इसे निपटा देते हैं, कोई देखेगा ही नहीं। लेकिन कमल अब पूरी तरह हिल गया था। उसने जोर से कहा, नहीं भाई, अब बहुत हो गया। अगर हमने इसे भी मार दिया तो पूरा गांव हम पर टूट पड़ेगा। मैं नहीं करूंगा ये सब।
नवीन ने उसे झकझोरते हुए कहा, तू चुप रह, नहीं तो तेरा भी यही हाल करूंगा। बुजुर्ग अब और पास आ चुका था। उसने देखा कि जमीन पर कोई लड़की गिरी हुई है और दोनों बाइकों की हेडलाइट्स बारिश और धुंध को चीरती हुई नजदीक आ रही थीं। अंधेरी सुनसान सड़क अचानक रोशनी से भर उठी। आर्या के भीगे चेहरे पर हेडलाइट की चमक पड़ी और उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई लौ जग गई। नवीन ने दांत भींचकर राजू और फैसल की तरफ देखा। साले, अब ये कौन आ गया बीच में? राजू ने बड़बड़ाते हुए कहा, भाई जल्दी कर वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। फैसल ने नशे में लड़खड़ाती आवाज में कहा, मार देंगे साले को, कोई हमारा क्या कर लेगा। लेकिन कमल का चेहरा और भी पीला पड़ चुका था। उसने डरते हुए कहा, भाई बाइक वालों ने सब देख लिया तो अब बचना मुश्किल है। इसी बीच दोनों बाइक पास आ चुकी थीं। उन पर बैठे लड़के शायद कस्बे से लौट रहे थे। दोनों ने अपनी बाइक रोकी और तेज आवाज में पुकारा, ओए कौन हो तुम लोग? लड़की को क्यों पकड़ा है? आर्या ने पूरी ताकत से हाथ छुड़ाने की कोशिश की और चीखी, बचाओ प्लीज, मुझे बचा लो। उसकी चीख इस बार बारिश की गड़गड़ाहट से भी तेज थी। दोनों बाइक सवार तुरंत उतर पड़े। उनमें से एक लंबा चौड़ा था, दूसरे की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। साले बदमाश, छोड़ो लड़की को। नवीन ने गुस्से से थूक फेंका और चाकू निकाल लिया। ये हमारी शिकार है, दफा हो जाओ यहां से वरना तुम्हारा भी यही हाल करेंगे। राजू भी उनकी तरफ बढ़ा और बोला, हमसे पंगा लिया तो जिंदा नहीं जाओगे। पर बाइक वाले लड़के पीछे हटने वाले नहीं थे। उनमें से एक ने जेब से लोहे की रॉड निकाली और सीधे राजू की तरफ लपका। बारिश में जोरदार धमाका हुआ जब रॉड राजू के हाथ से टकराई। राजू कराह उठा और पीछे हट गया। आर्या ने इस मौके का फायदा उठाकर खुद को छूटाने की कोशिश की। उसने जोर से फैसला को धक्का दिया। फैसल नशे में लड़खड़ाकर गिर पड़ा। भागो! कमल चीख पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। नवीन और राजू लड़ाई में उलझ गए थे। हेडलाइट की तेज रोशनी में अब सब कुछ साफ दिख रहा था। नवीन ने चाकू से वार करने की कोशिश की, लेकिन बाइक वाले ने उसके हाथ को लात मारकर चाकू गिरा दिया। आर्या जमीन से उठकर कीचड़ में भागने लगी। उसका दिल धड़क रहा था, सांसें तेज थीं। बारिश लगातार उसकी आंखों में गिर रही थी, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। आर्या! एक बाइक वाले ने उसका नाम पुकारा। वह चौंकी। ये वही थे जो कभी उसके ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों के बड़े भाई थे। उसने उन्हें पहले देखा था। डर मत, हम हैं यहां, उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा। यह सुनकर आर्या की आंखों से आंसू और तेज बहने लगे, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं था। नवीन ने गुस्से में राजू को पुकारा, इन्हें मार डाल, ये सब बिगाड़ देंगे। राजू ने पूरी ताकत से बाइक वाले पर हमला किया और दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। बारिश में उनके शरीर फिसल रहे थे, लेकिन दोनों हार मानने को तैयार नहीं थे। फैसल उठकर फिर से आर्या की तरफ भागा। उसकी लाल आंखें और भी खतरनाक लग रही थीं। कहीं नहीं जाएगी तू? आर्या ने पीछे मुड़कर देखा और चीख पड़ी, लेकिन तभी दूसरे बाइक वाले ने दौड़कर फैसल को पकड़ लिया और उसके मुंह पर जोरदार घूंसा मारा। फैसल की नाक से खून फूट पड़ा और वह जमीन पर गिर गया। कमल अब तक सिर्फ कांप रहा था। उसने नवीन की तरफ देखा और धीरे से कहा, भाई अब और नहीं, मैं भाग रहा हूं। और वह सचमुच भाग गया, झाड़ियों की तरफ, बारिश में गुम हो गया। नवीन ने गुस्से से दांत पीसे, साले डरपोक। लेकिन अब उसका भी आत्मविश्वास टूटने लगा था। सामने दो गुस्से से भरे लड़के थे और पीछे आर्या रोते हुए खड़ी थी। तुम लोग सोचते हो कि मुझे पकड़ लोगे? मैं काली गली का शेर हूं, नवीन चिल्लाया और मिट्टी से चाकू उठाकर फिर वार करने बढ़ा। पर इस बार दोनों बाइक वाले तैयार थे। एक ने उसकी कलाई पकड़ ली और दूसरा उसके पेट में घुटना मारकर गिरा दिया। नवीन की चीख गूंजी, आह, छोड़ो मुझे। आर्या की सांसें तेज हो रही थीं, उसके होंठ कांप रहे थे। वह जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। बारिश उसके आंसुओं को धो रही थी, लेकिन दर्द और डर अब भी उसी तरह था। बाइक वाले लड़के उसके पास दौड़े। आर्या, अब तुम सुरक्षित हो, डर मत, उसने कांपते हुए कहा। उन्होंने मुझे मार ही दिया था, मैं तो खत्म हो गई थी। नहीं, तुम जिंदा हो और अब हम इन्हें पुलिस के हवाले करेंगे। सड़क पर बारिश लगातार बरस रही थी। हवा की ठंडी लहरें हड्डियों तक चुभ रही थीं। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन दो बाइकों की हेडलाइट
और टूटी हुई लालटेन की हल्की रोशनी में सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। नवीन मिट्टी में ढंसा पड़ा था, उसकी सांसें तेज थीं। राजू की बाजू से खून बह रहा था जहां लोहे की रॉड लगी थी। फैसल शराब के नशे में बुरी तरह लड़खड़ा रहा था। सिर्फ कमल ही था जो झाड़ियों में भाग गया था और अंधेरे में कहीं गुम हो चुका था। आर्या की हालत अब भी नाजुक थी। उसके होंठों से खून बह रहा था, कपड़े भीगे हुए थे और हाथ पैर कांप रहे थे। उसने दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया। उसके कानों में अब भी नवीन की वह बात गूंज रही थी, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन वह बच गई थी। उसकी सांसें टूटी फूटी थीं, दिल धड़क रहा था, पर जिंदा रहने का एहसास भीतर कहीं हल्की सी ताकत दे रहा था। दोनों बाइक वाले लड़के अजय और समीर अब खड़े होकर उन दरिंदों पर गुस्से से चिल्ला रहे थे। साले, इंसानियत भूल गए हो? एक लड़की के साथ ऐसा करते हो? जानवर भी शर्म करेंगे तुमसे। राजू दांत भींचते हुए बोला, हमसे पंगा लेकर तुम दोनों बच नहीं पाओगे, पूरी काली गली तुम्हारे पीछे पड़ेगी। अजय ने उसकी गर्दन पकड़कर धक्का दिया, अब जेल में ही तेरा गली गली घूमना होगा। फैसल ने शराब की बोतल उठाने की कोशिश की, लेकिन समीर ने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। तेरा नशा अब जेल में उतरेगा। आर्या धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगी। उसका शरीर अब भी दर्द से भरा था, कोहनी से खून टपक रहा था। अजय तुरंत उसके पास आया और बोला, आर्या, हिम्मत रखो, हम हैं तुम्हारे साथ, तुम अकेली नहीं हो। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, भाई, अगर आप लोग कुछ देर और लेट हो जाते तो मैं खत्म हो गई होती। और इतना कहते ही वह जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। समीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब डरने की जरूरत नहीं, ये दरिंदे पुलिस के हवाले होंगे। पुलिस का आना करीब आधे घंटे बाद जब बारिश थोड़ी हल्की हुई तो अजय ने अपने फोन से पास के थाने में कॉल किया। कुछ ही देर में जीप की हेडलाइट्स सड़क पर चमक उठी। थानेदार, जिसका नाम इंस्पेक्टर शंकर था, बाहर उतरा। चौड़ा शरीर, घनी मूंछें और आंखों में सख्ती। उसने जमीन पर पड़े नवीन और फैसल को देखा, जो अब भी छटपटा रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? अजय ने पूरी घटना बताई। आर्या पास खड़ी थी, सिर झुका हुआ, आंसू उसके गालों पर लुढ़कते जा रहे थे। शंकर ने गुस्से से कहा, हरामी, तुम लोगों ने तो पूरे गांव का नाम डुबो दिया। लड़की की इज्जत पर हाथ डालते हो। जेल में तुम्हारा ऐसा हाल होगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। सिपाहियों ने नवीन, राजू और फैसल को पकड़ लिया। उनके हाथों में हथकड़ी डाली गई। नवीन अब भी गुस्से से चिल्ला रहा था, साहब, हमें फंसाया जा रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे थे। शंकर ने उसे जोरदार तमाचा मारा। चुप, तेरा चेहरा ही बता रहा है कि तू किस मिट्टी का बना है। आर्या को सहारा देकर जीप में बैठाया गया। उसकी आंखें लाल थीं, पूरा शरीर थरथरा रहा था। बेटी, तू डरे नहीं, शंकर ने कहा, अब तुझे इंसाफ मिलेगा। गांव में हड़कंप। जब पुलिस आर्या को लेकर गांव पहुंची तो वहां पहले से भीड़ जमा थी। खबर आग की तरह फैल गई थी कि काली गली वाले पकड़े गए हैं और उन्होंने एक लड़की के साथ जबरदस्ती की कोशिश की थी। लोग इकट्ठा हो गए, औरतें आपस में बातें कर रही थीं। अरे, ये तो वही आर्या है जो कस्बे में ट्यूशन पढ़ाने जाती है। बेचारी, कैसी हालत कर दी इन दरिंदों ने। आर्या के पिता दौड़े हुए आए। उनके कपड़े बारिश से भीगे हुए थे, चेहरे पर घबराहट साफ थी। आर्या, मेरी बच्ची। जैसे ही उन्होंने अपनी बेटी को देखा, उनके आंसू फूट पड़े। उन्होंने उसे कसकर गले लगा लिया। बेटा, तू ठीक है ना? आर्या बस रोती रही। पापा, मैं बच गई, बस बच गई। गांव के लोग अब गुस्से से भर उठे। इन हरामियों को बीच चौराहे पर फांसी दो, इनकी वजह से हमारा गांव बदनाम हो रहा है। लेकिन शंकर ने भीड़ को शांत किया। कानून अपना काम करेगा, तुम सब चिंता मत करो, लड़की को इंसाफ मिलेगा। कमल का डर इधर। भागा हुआ कमल एक सुनसान झोपड़ी में छुपा हुआ था। उसके कपड़े भीगे हुए थे, चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके दिमाग में आर्या की चीखें लगातार गूंज रही थीं। हेल्प, कोई है क्या? मुझे छोड़ दो। वह अपने कान बंद कर लेता, लेकिन आवाज उसके भीतर ही गूंजती रहती। भाई, लोग पकड़े जाएंगे, पुलिस पूछेगी तो मेरा नाम भी आ जाएगा। मैं गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने सोचा, क्या मुझे थाने जाकर सच बता देना चाहिए या भाग जाना चाहिए? लेकिन डर इतना गहरा था कि बारिश अब थम चुकी थी
मगर जमीन पर कीचड़ और खून की गंध फैली हुई थी। आर्या उस वीरान सड़क के किनारे बैठी थी। उसके कपड़े मिट्टी और खून से भीगे हुए, आंखों में आंसू सूख चुके थे। बस भीतर एक ऐसी आग जल रही थी जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी देह थक चुकी थी, लेकिन मन अब और मजबूत हो गया था। उसने एक टूटे हुए कांच के टुकड़े को उठाया और अपनी हथेली में कसकर पकड़ लिया। उंगलियों से खून रिसने लगा, मगर दर्द का एहसास अब उसे रोक नहीं पा रहा था। आर्या के भीतर अब सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, अब उन्हें जीने नहीं दूंगी। वह उठी लड़खड़ाते हुए और उसी दिशा में चल पड़ी जहां से उन चारों की हंसी और गालियां कुछ देर पहले गूंज रही थीं। सड़क पर चारों की गाड़ी की टायरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। आर्या ने उन निशानों को पकड़ लिया और अंधेरी रात में धीरे धीरे उनके पीछे बढ़ने लगी। गांव की सुनसान गलियां, टूटी हुई झोपड़ियां और बीच बीच में कुत्तों का भौंकना, सब मिलकर एक भयावह माहौल बना रहे थे। लेकिन आर्या अब डर से परे निकल चुकी थी। उसके मन में बस एक ही तस्वीर थी, उन चारों की तड़पती हुई, चीखती हुई शक्लें। कुछ ही देर बाद वह एक पुराने छोड़े हुए मकान के सामने पहुंची। वहां उनकी गाड़ी खड़ी थी। टूटी हुई खिड़की से हल्की रोशनी बाहर झांक रही थी और अंदर से उनकी बेहुदा हंसी और शराब की गंध साफ सुनाई दे रही थी। आर्या ने अपने आंसुओं को पोंछा, गहरी सांस ली और अंदर घुस गई। कमरे के भीतर चारों दरिंदे शराब के नशे में धुत पड़े थे। उनकी आंखों में जरा भी डर नहीं था, जैसे उन्होंने आर्या को बस एक खिलौना समझकर इस्तेमाल किया हो और अब सब भूल गए हों। उनमें से एक ने आर्या को अंदर आते देखा और ठहाका लगाते हुए बोला, अरे वाह, देखो तो, शिकार खुद वापस चला आया। बाकी तीनों भी जोर जोर से हंस पड़े, लेकिन इस बार आर्या की आंखों में आंसू नहीं थे। वहां बस अंधेरा था, खामोशी थी और मौत की आहट थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके हाथ में अब भी वह टूटा हुआ कांच था। आज तुम सबको वही दर्द महसूस कराऊंगी जो तुमने मुझे दिया है, उसने बर्फ जैसे ठंडे स्वर में कहा। उनकी हंसी थम गई। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। कमरे में जैसे ही खामोशी छाई, चारों ने पहली बार आर्या की आंखों में झांक कर देखा। उनमें न आंसू थे न डर, बस एक ठंडी बुझी हुई ज्वाला थी। शराब के नशे में धुत एक दरिंदा पास आया और बोला, क्या कर लेगी तू हम सबका? आर्या मुस्कुराई। वह मुस्कान ऐसी थी जैसे मौत अपने शिकार को देख हंस रही हो। उसने धीरे से अपने हाथ में पकड़ा कांच उठाया और उसकी गर्दन पर हल्की सी लकीर खींच दी। खून की पतली धार बहने लगी। वह चीख पड़ा और पीछे हट गया। बाकियों की हंसी अब गायब हो चुकी थी। डर लग रहा है? आर्या ने ठंडी आवाज में पूछा। अभी तो बस शुरुआत है। उसने पास रखी शराब की बोतल उठाई और जमीन पर दे मारी। कांच के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए। दीवारों पर खून के छींटे, टूटे कांच और धुएं की गंध, सबने माहौल को और भयावह बना दिया। पहला दरिंदा कांपता हुआ पीछे की ओर हटने लगा, लेकिन आर्या उसके करीब पहुंची और उसकी टांग पर गहरा वार कर दिया। वह चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। बाकी तीन अब पूरी तरह होश में आ चुके थे। उनमें से एक ने कुर्सी उठाकर आर्या पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन आर्या ने झटके से उसका हाथ पकड़ लिया और उसी कुर्सी को उसकी पीठ पर दे मारा। उसकी हड्डियां चटकने की आवाज कमरे में गूंज उठी। अब दो दरिंदे जमीन पर तड़प रहे थे। तीसरा और चौथा डर के मारे दीवार से सटकर खड़े थे। तुमने सोचा था मैं बस रोऊंगी, भीख मांगूंगी? आर्या की आवाज कमरे में गूंज रही थी। नहीं, आज तुम सब उसी दर्द से गुजरोगे जिसे तुमने मेरी रूह पर छोड़ा है। तीसरे ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर तेज आंधी और बारिश ने रास्ता बंद कर रखा था। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ खिड़कियां हिल रही थीं। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। आर्या उसके पास पहुंची, उसके चेहरे को पकड़कर बोली, भागने की कोशिश मत करना, अब यह खेल यहीं खत्म होगा। उसने उसकी आंखों में सीधे कांच घुसा दिया। वह दर्द से चीखता रहा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अब कमरे में सिर्फ दो सांसें बची थीं, आर्या और आखिरी दरिंदा। वह दीवार से चिपका, कांपते हुए बोला, मत मार, छोड़ दे मुझे, मैं तुझे सब भुलाने में मदद करूंगा, पैसे दूंगा, सब दूंगा। आर्या धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। बारिश की आवाज, बिजली की चमक और उसके कदमों की धमक सब मिलकर मौत का संगीत बना रहे थे। वह उसके सामने खड़ी हुई, झुककर बोली,
तुमने मेरी इज्जत छीनी थी, अब मैं तुम्हारी सांसें छीनूंगी। और उसने उसका गला। खिड़की के बाहर बारिश थम चुकी थी, मगर हवा अब भी तूफानी थी। बिजली की चमक कमरे में गिरे हुए शवों को ऐसे दिखा रही थी जैसे वे अब भी जिंदा हों और आर्या की तरफ देख रहे हों। उसका दिल धड़क रहा था, सांसें तेज थीं। वह चारों लाशों को देखती रही और अचानक उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठी। क्या ये सच में खत्म हो गए? उसने खुद से पूछा। जैसे ही उसने यह सोचा, उसे लगा कि एक लाश का हाथ जरा सा हिला है। उसकी आंखें फैल गईं। वह धीरे धीरे पीछे हट गई, मगर कमरा फिर वैसा ही खामोश रहा। आर्या ने अपनी हथेलियों को देखा, खून से भीगी हुई थीं। उसे लगा जैसे वह खून उसके हाथों पर जल रहा हो। वह कांपते हुए पास रखे पानी के घड़े की ओर गई और अपने हाथ धोने लगी, लेकिन खून उतर ही नहीं रहा था। नहीं नहीं, ये सब खत्म हो चुका है, वह खुद से बुदबुदाने लगी। लेकिन तभी एक ठंडी आवाज कमरे में गूंज उठी। क्या सच में खत्म हो गया आर्या? आर्या ठिठक गई, उसकी सांस अटक गई। उसने मुड़कर देखा, चारों की लाशें वहीं पड़ी थीं, मगर उसकी रूह कांप गई। उसने सोचा यह उसका वहम है, लेकिन आवाज फिर आई। जिस दर्द से तू गुजरी है, वही दर्द अब तेरे पीछे पीछे चलेगा। दीवार पर उसकी परछाई कांपने लगी और आर्या को महसूस हुआ जैसे उसकी अपनी परछाई उससे अलग होकर उसे घूर रही हो। तूने उन्हें मारा, सही किया, मगर अब क्या तू खुद को बचा पाएगी? आर्या चीख पड़ी और कमरे से बाहर भागी। बाहर अंधेरा था, कच्ची जमीन पर कीचड़। वह भागती रही, लेकिन हर कदम पर उसे ऐसा लगा कि पीछे से कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। बारिश के पानी में चारों दरिंदों की परछाइयां झिलमिला रही थीं, जैसे वे उठकर फिर से उसके पास आ रही हों। आर्या की सांसें टूटने लगीं। वह जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैंने तो बस इंसाफ किया है। लेकिन उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी। इंसाफ या बदला? इंसाफ और खून में फर्क होता है आर्या। उसका सिर पकड़कर जमीन से टकराने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसे लगा जैसे वह फिर से उसी कमरे में है, चारों दरिंदों के बीच। मगर इस बार वह अकेली थी, ना हथियार ना हिम्मत। नहीं, यह सच नहीं है, यह सब खत्म हो गया है। मगर कमरे की दीवारें अब खून से भीग चुकी थीं। आर्या अंधेरे में भागती रही। उसके कदम कीचड़ में ढंस रहे थे। बारिश का पानी उसके कपड़ों से टपक रहा था, लेकिन उसकी रग रग में खौफ दौड़ रहा था। हर मोड़ पर उसे लगता कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक पीछे से धीमी सी हंसी गूंजी, वही हंसी जो उसने कमरे में सुनी थी। आर्या, बच नहीं पाएगी तू। उसका गला सूख गया। वह मुड़ी, मगर वहां कोई नहीं था, बस टूटी हुई झोपड़ी की दीवारें और अंधेरा। वह गांव की ओर दौड़ी। उसकी सांसें टूटने लगीं, लेकिन जैसे ही वह चौपाल के पास पहुंची, उसने देखा लोग इकट्ठा थे। चारों दरिंदों की लाशें वहां बिछी हुई थीं। आर्या की आंखें फटी रह गईं। नहीं, ये कैसे? मैंने तो उन्हें उसी कमरे में छोड़ा था। लोग एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। किसने किया ये सब? चारों को एक साथ किसने मारा होगा? ये इंसानों का काम नहीं लग रहा। आर्या पीछे हटने लगी। उसके पैरों से खून की बूंदें गिर रही थीं। उसने नीचे देखा, उसके पांव खून से लथपथ थे। गांव वाले उसकी ओर देखने लगे। आर्या, तू यहां क्या कर रही है? उसके कानों में आवाज गूंज उठी। बच नहीं पाएगी तू, अब सब तुझ पर शक करेंगे। आर्या हकलाने लगी। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और हाथ अब भी कांप रहे थे। अचानक लाशों में से एक का हाथ हिल गया। लोग चीख उठे। आर्या जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें फैल गईं। उसने देखा वह दरिंदा जो अब मर चुका होना चाहिए था, धीरे धीरे उठने लगा। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, मगर आंखें अब भी वही दरिंदों वाली थीं। उसने आर्या की ओर उंगली उठाई और जहरीली आवाज में कहा, हम वापस आएंगे तेरे लिए। गांव वाले स्तब्ध रह गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह इंसानी खेल है या शैतानी साया। आर्या जोर से चीख पड़ी, नहीं, मैं। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी गंध तैर रही थी, खून और सड़ांत की। गांव वाले धीरे धीरे पीछे हट रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उन लाशों के पास जाए।
आर्या के गले से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, आंखें लाल हो चुकी थीं। वह जानती थी यह अब इंसानों का मामला नहीं रहा। अचानक भीड़ में से एक बुजुर्ग निकला। उसकी दाढ़ी सफेद थी, आंखों में अजीब सा डर। उसने कांपती आवाज में कहा, यह वही शाप है, वही शाप जो बरसों पहले इस जमीन पर लगाया गया था। मैंने कहा था किसी औरत की चीख इस गांव में गूंज गई तो फिर कभी सन्नाटा नहीं रहेगा। गांव वाले उसे घूरने लगे। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। आर्या भागकर अपने घर पहुंची, कमरे का दरवाजा बंद किया। लेकिन जैसे ही अंदर आई उसने देखा आईने पर खून से लिखा था, आर्या तू भी हमारी तरह बनेगी। उसकी चीख गले में अटक गई। उसने आईना तोड़ दिया, लेकिन टुकड़ों में वही शब्द झिलमिला रहे थे। उस रात आर्या को नींद नहीं आई। वह करवटें बदलती रही। हर बार जब आंखें बंद करती, चारों दरिंदों की परछाइयां बिस्तर के पास खड़ी दिखती। एक फुसफुसाहट उसके कान में उतरती, हमने तेरा जिस्म लिया नहीं, तेरा खून लेंगे। आर्या पसीने से भीग गई। वह उठी और दरवाजा खोलकर बाहर निकली। अंधेरे में पूरा गांव सो रहा था, लेकिन उसे साफ सुनाई दे रहा था। पायल की खनक, औरत की चीखें और चारों की हंसी। सुबह होते ही गांव वाले पंचायत में जुटे। सबकी नजरें आर्या पर थीं। जहां जाती है वहां मौत आती है। ये औरत अपशकुन है, शायद इन्हीं चारों को इसने मारा। आर्या कांपती आवाज में बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मैं खुद उनका शिकार थी। लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। तभी वही बुजुर्ग फिर बोला, इसका पीछा इंसान नहीं कर रहे, इसका पीछा वे रूहें कर रही हैं जो कभी इंसान नहीं रहीं। आर्या की आंखों में आंसू भर आए। वह अकेली थी। गांव वाले उसका साथ छोड़ चुके थे, लेकिन अंदर कहीं आग जल रही थी। उसने तय किया, अगर ये रूहें उसे खत्म करना चाहती हैं तो वह भी जान जाएगी कि उनकी मौत का असली सच क्या है। वह उसी टूटी झोपड़ी की ओर लौटी जहां रात उसने मौत का सामना किया था। जैसे ही अंदर गई, दीवारों पर खून के निशान उभर आए। चारों की परछाइयां चार कोनों में खड़ी थीं। आर्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर उसने कांपती आवाज में कहा, तुम्हारा खेल खत्म नहीं हुआ। अब मैं जानूंगी कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ। उसकी बात सुनकर वे परछाइयां हंस पड़ी और एक साथ बोली, तो सच जान ले, ये जमीन सिर्फ खून की प्यासे शैतानों की है। झोपड़ी के अंदर चारों परछाइयां और गहरी होती गईं। दीवारें कराहने लगीं, मानो किसी ने उन्हें जिंदा गाड़ रखा हो। हवा में सड़ांध फैल गई। आर्या ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम सब इंसान थे या? अचानक एक परछाई फटकर सामने आई। उसका चेहरा अजीब तरह से जल चुका था, आंखों से धुआं निकल रहा था। उसने गुर्राकर कहा, इंसान? हम कभी इंसान नहीं थे। हमें पैदा ही इसलिए किया गया था, शिकार करने के लिए। आर्या की सांस रुक गई। दूसरी परछाई आगे बढ़ी। उसकी गर्दन तिरछी थी और खून टपक रहा था। उसने चीख कर कहा, हमने औरतों को इसलिए चुना क्योंकि उनका दर्द इस जमीन की भूख मिटाता है। हर चीख, हर खून का कतरा इस गांव को जिंदा रखता है। आर्या के पैरों तले जमीन कांपने लगी। अचानक फर्श के नीचे से चीखें उठीं। आर्या ने देखा, मिट्टी से हाथ बाहर आ रहे हैं, औरतों के, बच्चों के, बुजुर्गों के। सबकी आंखें फटी हुईं और जुबान पर एक ही शब्द, बचाओ। आर्या जोर से चीख पड़ी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर भागना चाहा, उसने देखा गांव वाले वहां खड़े थे। उनकी आंखें खाली थीं, चेहरों पर मुस्कान। सब एक साथ बोले, आर्या अब तेरी बारी है, तू भी इस जमीन को खून दे। आर्या पीछे हट गई। उसके गले में धड़कन फंस गई थी। नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं बनूंगी। तभी तीसरी परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके पैरों से कीड़े गिर रहे थे। उसने खिसियानी हंसी के साथ कहा, हम भी कभी यही कहते थे, लेकिन इस जमीन से जो बंधा वो कभी बच नहीं पाया। उसके शब्द गूंजते रहे। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने चीख कर कहा, अगर तुम सबका अंत खून से हुआ तो मैं इस सिलसिले को यहीं खत्म कर दूंगी। चौथी परछाई गरज उठी, कोशिश कर ले, लेकिन याद रख, जिसने सच जान लिया वो कभी जिंदा नहीं बचा। इतना कहते ही पूरी झोपड़ी में आग लग गई। आर्या ने दीवार तोड़कर बाहर छलांग लगाई, लेकिन जैसे ही उसने सांस ली, आसमान काला पड़ चुका था। सूरज गायब था। गांव में हर घर से औरतों की चीखें